अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। असिंचित अवस्था में कैसे करें गेहूं की सफल खेती। अच्छे फल उत्पादन हेतु करेले की फसल में फल मक्खी कीट का समेकित नियंत्रण। गेहूं रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और जिन किसान भाइयों के पास 2 से 3 सिंचाई उपलब्धता है वो इस समय गेहूं की बुआई कर इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो गेहूं से अधिक उत्पादन लेने के लिए आप इसकी बुआई करते समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अमल में लाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह। जिस क्षेत्र में सिंचाई का प्रबंध नहीं है वहाँ पर आप असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं की खेती के लिए ऐसे तो सभी तरह की मिट्टियां अनुकूल होती हैं, लेकिन दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। असिंचित गेहूं की खेती करने के लिए एक्चुअल जो तैयारी होती है वह खरीफ मौसम से ही हो जाती है। खरीफ मौसम में खेत की मेड़ को ऊंचा कर दिया जाता है जिससे कि खेत में अधिक से अधिक जल इकट्ठा हो सके, ताकि बुआई के समय गेहूं बुआई के समय मिट्टी में अधिक से अधिक नमी बनी रहे। और जब भी कंपोस्ट या गोबर का खाद प्रयोग कर रहे हो तो इसके प्रयोग करने का जो सबसे उचित समय है वह है खरीफ मौसम। धान की खेती कर रहे हो तो कादों के समय आप है जो कि गोबर के खाद का प्रयोग कर लें तो रबी फसलों में इसकी जरूरत नहीं होती है। यदि फिर भी किसी कारणवश खरीफ फसलों में यदि किसान भाई आप कंपोस्ट का प्रयोग नहीं किए हो तो गेहूं बुआई के करीब 25-30 दिन पहले आप गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट की मात्रा 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर खेत में गोबर की खाद छिड़क करके उसे अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। रासायनिक उर्वरक में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फेट एवं 20 किलोग्राम पोटाश की मात्रा रखेंगे। इसमें से सभी जो पोषक तत्व हैं उसकी पूरी की पूरी मात्रा खेत में डाल करके अंतिम जुताई करके मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे। असिंचित गेहूं के लिए जो प्रभेद बिहार के लिए अनुशंसित है, गत वर्ष बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी एक गेहूं का प्रभेद विकसित किया गया है जिसका नाम है सबौर निर्जल। इसकी उपज क्षमता करीब 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। दूसरा जो अन्य प्रभेद है HD 2888, HP 1493, MACS 6145 एवं पुरानी प्रभेदों में BRW 3016, K 8027 एवं C 306। इन प्रभेदों की किसान भाई आप असिंचित दशा में बुआई कर सकते हैं और इन प्रभेदों की उपज क्षमता करीब 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आसपास आता है। असिंचित दशा में गेहूं की खेती करने में बीज दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। बुआई करने के पहले बीजोपचार अति आवश्यक है। बीजोपचार करने के लिए वायरिस्टीन या वीटावैक्स जो दवा है इनमें से किसी भी दवा का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उपयोग करेंगे। बीजोपचार करने के पहले आप हल्का बीज को पानी से भिगा देंगे, इतना ही भिगाएं कि उसमें जो दवाई है वो चिपक जाए। उसके बाद उस पर दवा को भुरक दें, हाथ में पॉलिथीन बांधकर अच्छी तरह से बीज में दवा मिला दें। उसके बाद 5-6 घंटे के बाद आप बीज की बुआई कर दें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 23 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान भाई जैसा आप जानते हैं जनवरी के आसपास एक बारिश अमूमन होती है। यदि एक बारिश होती है
तो उस दशा में आप गेहूं की खड़ी फसल में 20 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से परिवेशन कर दें। और तो किसान भाई इन चीजों को अपना करके असिंचित दशा में आप कम खर्च में अधिक उपज प्राप्त करें। जिन किसान भाइयों ने समय से करेले की फसल लगाई थी वो अभी फलन अवस्था पर है और इस समय इसमें फल मक्खी कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिसके कारण इनके फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप कैसे करें करेले की फसल में फल मक्खी कीट का नियंत्रण, जानते हैं जिला पूर्णिया के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आयन शर्मा से। वैसे करेला की खेती इस कोसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होती है और यह करेला बहुत सारे कीटों से आक्रांत होती है, क्योंकि खरीफ के मौसम में कीड़ों के प्रति वातावरण अनुकूल होता है। उसमें सबसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण कीट जिसे हम फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी के नाम से जानते हैं, वह इसको बहुत अधिक नुकसान करती है। आप देखते होइएगा करेला छोटा ही है लेकिन पक गया है या टेढ़ा हो गया है, ऊपर से आपको लक्षण वह दिखाई पड़ेगा। यदि उस फल को तोड़ करके और चीर करके आप देखेंगे तो उसमें सैकड़ों से लेकर हजारों नन्हे नन्हे कीड़े जो उसके ग्रब्स होते हैं वह उसमें पाए जाते हैं और वह कीट यदि उसमें प्रवेश कर गया तो आप वह फल खाने लायक तो रहता ही नहीं है, साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी नुकसान करता है। उसके चलते उसमें फफूंद का आक्रमण हो जाता है और सड़ने जैसी गंध भी आती है। लेकिन यह जो फल मक्खी है, यह फल मक्खी, इसका नेचर ऐसा है कि यह जिस फल पर अंडा देती है, इसके अपने ओविपोजिटर से उसमें छेद करके अंडा देती है, उस फल को खाती नहीं है। इसके चलते इसके नियंत्रण में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि यह उड़ करके इधर से उधर जाती है। यह मक्खी की तरह पतली कमर वाली पीले रंग की होती है और केवल अंडा दे करके वहाँ से भाग जाती है। पता ही भी नहीं चलता है कि इसमें अंडा दिया हुआ है, और जब उससे अंडे से लार्वा इसका निकलता है तब वह पक जाता है या टेढ़ा हो जाता है या सड़ जाता है। पहले यदि इसका आक्रमण हो जाए तो इस फल मक्खी से आक्रांत फलों को तोड़ करके आप इकट्ठा करके और ज़मीन में गाड़ दीजिए। दूसरा है कि फल मक्खी को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि बेट का, पॉइजन बेट का इस्तेमाल करना। वह पॉइजन बेट आप बना भी सकते हैं। आप ताड़ी ले लीजिए या छोवा गुड़ ले लीजिए। छोवा गुड़ का गाढ़ा घोल, छोवा गुड़ इसलिए कहते हैं कि जो खाने वाला गुड़ है उसमें दुर्गंध नहीं होती है, और छोवा गुड़ में दुर्गंध होती है जो फल मक्खी को आकर्षित करता है। और उसमें मालाथियन 2 ml 3 ml प्रति लीटर की दर से आप उसमें मिला दें, 5 ml भी मिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। और चौड़े मुंह के बर्तन में छीका बना कर रस्सी में बांध करके आप जो अलान रहता है उसके नीचे आप जगह जगह पर टांग दें, 10 जगह 12 जगह 1 एकड़ में। और यह फल मक्खी आ करके उस छोवा गुड़ या ताड़ी को पीने के क्रम में जहर भी पिएगी और वह उसकी जीवन लीला समाप्त होगी। आगे वह न अंडा देगी न आपका आगे जनसंख्या बढ़ेगी। यह बहुत ही कारगरी है, तरीका है। एक और बना बनाया यूजिनॉल करके आता है, बना बनाया पॉइजन बेट, वह भी आकर्षित करता है फल मक्खी को, और उसको भी आप उसी तरह से मार सकते हैं। तो इस तरह से आप, यदि आपके फल लगे हुए हैं और इसका आक्रमण हो गया है तो सड़े हुए फल को तोड़ करके गाड़ दें, और फल पर भी मालाथियन 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के और उसमें छोवा गुड़ या ताड़ी मिला करके स्प्रे भी आप कीजिएगा, तो उससे आपको आपकी फसल
से बचाव हो जाएगा और आपकी फसल बच जाएगी। वैसे जैविक कीटनाशकों में भी बहुत सारे कीटनाशक हैं। उसमें एक पावर प्लांट पेस्टो हिट प्लस करके है, 15 लीटर में 20 ml, मतलब 1 लीटर में 5 ml के लगभग दवा, 1.25 ml के लगभग दवा लगेगी और उससे आप छिड़काव करके और उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। चने के अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और बुआई तकनीक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जिन किसान भाइयों के खेत इस समय खाली पड़े हैं, वो किसान भूमि में मौजूद नमी का फायदा उठाते हुए अभी चने की बुआई का कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी बुआई करते समय वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाना होगा। तो किसान भाइयों, कौन कौन से हैं ये वैज्ञानिक पहलू, आइए जानते हैं निदेशक बीज प्रक्षेत्र ढोली मुजफ्फरपुर के डॉक्टर देवेंद्र कुमार से। बिहार में चने की जो खेती की जाती है वो उसका प्रारंभ 20 अक्टूबर से प्रारंभ कर दिया जाता है पूरे नवंबर भर। ऐसे में यहाँ जो अनुशंसित प्रभेद हैं उस पे ज्यादा ध्यान देने की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभेद का चुनाव करते वक्त आप ध्यान दें कि जो बिहार के लिए अनुशंसित प्रभेद है उसको लगाएं। तो अभी तक हमारे यहाँ जो उत्तम प्रभेद हैं उसमें से KPG 59 एक बहुत ही अच्छा प्रभेद है। दूसरी प्रभेद है पूषा 256 या BG 256। तीसरी प्रभेद जो देसी प्रभेद में जो सर्वोत्तम प्रभेद है जो बिहार के लिए अनुशंसित है DCP 92-3। यह वैरायटी भी यहाँ के लिए सर्वोत्तम है, खासतौर से उत्तर बिहार के लिए। इसके अलावा कुछ और प्रभेद जैसे सम्राट, गणगौर, ये सब प्रभेद भी बिहार में खेती की जा सकती है। काबली चने की जो प्रभेद हमारे यहाँ जो अनुशंसित की गई हैं HK2 और HK5, 2 काबली चना का जो प्रभेद बिहार के लिए अनुशंसित की गई है। और आपको बता दें कि इसका उत्पादन देसी चना के ही बराबर होता है और बुआई इसका समय से पूरे नवंबर माह इसका किया जाता है। पहले खेती की पद्धति में चना 2 तरीके से की जाती थी। एक तो जुताई करके खेती की जाती थी और दूसरा खेती पैरा के रूप में खड़ी धान के फसल में पकने से, धान कटने से 10 से 15 दिन पहले धान के खेत में पानी लगाकर उसमें बिजाई कर दिया जाता था बीज का। अभी एक और तरीका विकसित किया गया है जो इसके अलग है, जो 0 टिलेज से इसकी बुआई की जाती है। इसके लिए कप टाइप का या इंक्लाइंड प्लांटर है, उसका उपयोग करके इसको 0 टिलेज से लगा सकते हैं। दूसरा, जुताई के लिए जो किसान भाई खेत में जुताई करके इसकी बुआई करने, जिसकी जल्दी धान कट जाए, अक्टूबर महीने में धान कट जाए, वो लोग खेत की गहरी जुताई एक बार MB प्लाउ से करते हैं और 2 बार डिस्क हैरोइंग करके इसमें पाटा चला के सीड ड्रिल से हो सके तो प्रति एकड़ 40 किलोग्राम DAP उसके फर्टिलाइजर केबिन में डालें और लगभग 30 kg बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आप बीज के बॉक्स में डालें और इससे 1 एकड़ की बुआई करें। बुआई में जरूर ध्यान रखें सीड ड्रिल में कि गहराई किसी भी हाल में 1 इंच के आसपास हो। जिन किसान भाइयों के धान समय से तैयार होने की संभावना है तो वो लोग
इसकी पैरा की खेती जरूर करें, क्योंकि पैरा अगर करेंगे तो आपको सिंचाई देने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या फायदा होगा कि जो लास्ट सिंचाई धान में करनी है, उसी सिंचाई के समय हमको प्रति एकड़ 40 केजी सीड देसी के केस में, और काबली के अगर काबली का पैरा कर रहे हैं तो 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड, जो पूर्ण रूप से कीटनाशी उसके बाद फफूंदनाशी से उपचार कर लें। कीटनाशी के रूप में आप क्लोरपायरीफास का 2.5 से 3 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और फफूंदीनाशी का 1.5 से 2 ग्राम कार्बेंडाजिम का उपयोग करके इसका उपचारित करें। उपचार किए उसके 3-4 घंटे बाद राइजोबियम का प्रति एकड़ 2 पैकेट लेकर आप उसको पूरे बीज में इसको कोटिंग कर देते हैं। उसके बाद ले जाके शाम के समय इसका खेतों में पानी लगा के और छिड़काव करते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखना है कि इसमें पैरा में उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ऊपरी जमीन में समय से बोई गई विभिन्न फसलें जैसे मूंग, उड़द, मकई, मूंगफली, धान, मड़ुआ इत्यादि अधिकांश फसलें पककर तैयार हो गई हैं। अतः समय रहते इनकी कटाई का कार्य करें तथा मिट्टी में उपस्थित नमी का लाभ उठाते हुए खेत को तुरंत जोत दें। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो इस समय तोरिया, हरी मटर, सरसों, आलू एवं असिंचित गेहूं की बुआई करें। ऊपरी जमीन में देर से बोई गई धान की फसल में इस समय गंदी बग कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अतः इसके नियंत्रण हेतु क्लोरपायरीफास धूल 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जो किसान भाई इस समय असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं उनके लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। सरसों की बोनी हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। आलू की अनुशंसित किस्में इस प्रकार से हैं। किसान भाई यह किस्में अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित हैं। इन किस्मों में से किसी एक किस्म का चुनाव कर आप बोनी का कार्य कर सकते हैं। फूल गोभी की फसल में इस समय पत्ती खाने वाली इल्ली, जिसे डायमंड बैक मोथ के नाम से आप जानते हैं, उसका प्रकोप हो रहा है। इसके नियंत्रण हेतु स्पेनोसेड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला बेगूसराय के वीरेंद्र कुशवाहा ने।
आपने पशुओं के लिए हरे चारे में लूसर्न की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे किसान भाई जैसे बरसीम का ले लिया तो बरसीम का क्या है कि फसल की जो बढ़वार है जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और उसकी जो ग्रोथ है वो कम आती है या अप्रैल मई में उसकी ग्रोथ नहीं आती, तो इसके लिए वो क्या है कि रिचके की फसल बोएं तो उससे गर्मियों में भी उसको हरा चारा मिलता रहे। तो रिचके की खेती कैसे किसान करे उसके बारे में कि रिचका एक चारे की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। रिचके की फसल बोए किसान उसके लिए खेत की जो तैयारी है वो कैसे करे या भूमि की तैयारी, इसके लिए अच्छी जल निकास की सुविधा युक्त अच्छी जल धारण क्षमता वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करके फिर 1 या 2 बार देशी हल या हेरो चलाना, जिससे फिर 3 या 4 बार देशी हल या जो बक्खर होता है कुल्पा जिसको बोलते हैं, इससे अच्छी जुताई करके खेत को एकदम समतल कर देना चाहिए और भुरभुरा बना लेना चाहिए। अब इसके लिए बीज की मात्रा रिचके के लिए 15 से 16 किलो बीज प्रति हेक्टर आवश्यकता पड़ती है और 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में बुआई कर देनी चाहिए। और अक्टूबर से नवंबर के मध्य का समय बुआई के लिए सबसे अच्छा माना गया है। रिचका अगर पहली बार बोया गया है तो रिचके के साथ कल्चर का प्रयोग करना जरूरी होता है। कल्चर उपलब्ध नहीं हो तो अपन जिस खेत में पहले रिचका बोया उसकी ऊपर से मिट्टी की परत लेके उस मिट्टी को 30 से 40 किलो मिट्टी लेकर बीज में मिला देना चाहिए। खाद और उर्वरक खेत को तैयार करते समय 20 से 25 टन प्रति हेक्टर की दर से गोबर या कंपोस्ट खाद खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। और अंतिम जुताई करते समय खेत में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 80 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर की दर से मिला देनी चाहिए। उन्नत किस्में जिनमें अधिक चारा प्राप्त किया जा सकता है कुछ जैसे हर फ्री 244, आनंद 2, टाइप 8, टाइप 9 आदि किस्में हैं। और इस प्रकार अगर अपन रिचका जानवर को हरे चारे के रूप में खिलाएंगे ये जानवर तंदुरुस्त रहेगा और जो खाने का जो खर्चा है दाने के रूप में अपन कम कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विभिन्न बुआई यंत्रों की कार्यविधि और इसके महत्व पर जानकारी। अच्छे उत्पादन हेतु मटर की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।